माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है निषेचन के पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, यानी निषेचन के पहले संरचनाएं और घटनाएं क्या क्या होती हैं। तो देखिए, पादप में वास्तविक रूप से विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाला है। देखिए, पौधा जो होता है वो विकसित होने से पहले ही तय हो जाता है कि इसमें पुष्प आने वाला, फूल आने वाला है। अनेकों हार्मोनल एवं संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिनमें जिनके फलस्वरूप पुष्पीय आगत, यानी जिसे कहते हैं फ्लोरर से फ्लोरल प्राइमोर्डियम के मध्य विभेदित एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्पक्रम की रचना होती है, जो पुष्पी कलिकाएं कलिकाएं और बाद में पुष्प धारण करती है, जो पहले कली होती हैं और बाद में पुष्प बन जाती हैं। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग एवं जयांग विभेदित करती हैं। क्या करती हैं? विभेदित विकसित रहती हैं। पुमंग और जयांग, इसमें क्या होता है? विभेदित विकसित रहता है। आगे देखिए, आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला एक चक्कर का जो होता है नर जनन अंग, तथा जयांग जो होता है स्त्री जो होता है मादा जनन अंग का जो होता है, क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है उसका जनन था। पुरुष का जो नर जनन अंग होता है और मादा का जनन अंग क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है किसका? जो पुंकेसरों का भरपूर गोला होता है। अब आगे देखिए, हमारा आ गया पुंकेसर लघुबीजाणुधानी था परागण। तो देखिए देखिए चित्र 1.2, ये हमारा चित्र 1.2 है। तो देखिए, चित्र 1.2 आ वाला कह रहा है, यानी पहला चित्र आप देखिए, जो एक प्रारूपिक पुंकेसर है। कह रहा है कि एक विशिष्ट प्रारूपिक पुंकेसर दो भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु, जिसे कि फिलामेंट कहते हैं। ये जो लंबा तंतु, इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट कहलाता है, तथा अंतिम सिरा सामान्यतया द्विपालिक संरचनाएं परागकोश कहलाता है। यहाँ पे देखिए, जो अंतिम सिरा इसका है, यहाँ पे देखिए क्या परागकोश कहलाता है, जो आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है। क्या होता है? द्विपालिक संरचना इसमें होती है, इस प्रकार से बना रहता है ये। तो ये क्या होता है? परागकोश होता है। आगे देखिए, तंतु का समीपस्थ, यानी तंतु के जो समीप बगल में होता है, तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों में भिन्न होती है। अगर आप 10 पुष्पों, यानी कि प्रत्येक भिन्न भिन्न प्रजाति के, अगर आप 10 फूल को लेते हैं और दोनों 10 फूल जो हैं अलग अलग प्रजाति के पौधे से हैं, तो एक दूसरे एक एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें, तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है। अगर आप 10 प्रकार के पौधे का पुष्प लेंगे तो देखेंगे उसके पुंकेसर में, उसमें क्या है? बहुत भिन्नता है, पुष्प में भी पुंकेसर में भी। आगे देखिए, जो प्रकृति में विद्यमान है। एक एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानी पूर्वक अवलोकन था स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में परागकोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। आगे देखिए, एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी परागकोश द्विपालिक होते हैं, तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात द्विकोष्ठीय होता है। चित्र कह रहा है 1.2 के वाले में चित्र। यहाँ पे देखिए, ये चित्र है इसका, इसका ये चित्र है। क्या होता है? ये द्विपालिक होता है। इसमें क्या होता है? द्विकोष्ठीय होता है। आगे देखिए, प्रायः एक अनुलंब खांच प्रावरक कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। यहाँ पे देखिए, अलग कर रहा है दोनों को। आइए क्या करते हैं, आगे देखिए। आइए परागकोश चित्र 1.3 के बाद के एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों एवं अनेक संयोजनों को क्या करें? समझेंगे। एक परागकोश की द्विपालिक प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती है। परागकोश एक 4 दिशीय, यानी कि इसमें 4 कोष्ठीय होता है, की संरचना होती है, जिसमें चारों कोनों पर लघुबीजाणुधानी समाहित होते हैं, जो प्रत्येक पाली में 2 प्रकार की होती हैं। यह लघुबीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुट्टी, यानी कि इसे कहते हैं पोलन सैक्स, बन जाती है। यह अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तथा विस्तारित होते हैं और परागकणों से ज़्यादा ठसाठस भरे होते हैं, यानी
बहुत ही परागकोशों से क्या होते हैं, भरे होते हैं। आगे देखिए हमारा आ गया लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो देखिए लघु बीजाणुधानी की संरचना, एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट, यानी बाहर देखने में वो गोलाई की तरह होता है। यह सामान्यतः 4 भित्तियों से आवृत्त होती है, इनमें 4 भित्तियां होती हैं। क्या क्या देखिए, एपिडर्मिस जिसे बाह्य त्वचा कहते हैं, एंटोथोसियम जिसे अंतर अस्थिसियम कहते हैं, मध्यप्रद जिसे कि था क्या होता है मध्यप्रद, और क्या होता है टेप्टम, जो बाहर की ओर 3 परतें संरचित प्रक्रिया का कार्य करती हैं तथा परागकोश की स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती हैं। इसकी सबसे आंतरिक परत क्या होती है, टेप्टम, यानी सबसे अंदर की परत जो होती है टेप्टम होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। जो टेप्टम होता है, जो विकासशील परागकण होते हैं उन्हें पोषण देता है। टेप्टम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक होती हैं। क्या होती है यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमारा क्या है, ये है परागकोश का जो होता है चित्र है, परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र है। ये देखिए ये है परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र। देखिए इसमें यहाँ पे टेप्टम होता है, ये स्तर टेप्टम होता है, ये होता है इसका संयोजी, इसका बाह्य त्वचा होता है, इसके बाद ये आंतरिक त्वचा होता है, और ये होता है बीजाणुजन ऊतक, और ये होता है इसका टेप्टम, ये होता है मध्य स्तर यानी मध्य परत। तो इस प्रकार से ये है अनुप्रस्थ परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र। आगे देखिए क्या होता है, केंद्रकों से युक्त होता है। अब देखिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार के से एक एक टेपिटल कोशिका द्विकेंद्रीय बन सकती है। आगे देखिए हमारा क्या है, जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह जिसे कि बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। क्या होता है, जब एक परागकोश अपरिपक्व मतलब परिपक्व नहीं हुआ रहता तब जो घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिका समूह होता है जिसे कहते हैं बीजाणुजन ऊतक, वो क्या कहता है लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। अब देखिए हमारा आ गया लघु बीजाणु जनन। तो देखिए जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट बनाती हैं। चतुष्क की कोशिकाओं की सूत्रगुणता क्या होगी, देखिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे देखिए जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिकाएं एक लघु बीजाणु चतुष्क की वृद्धि करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या होता है, प्रत्येक कोशिका एक क्या होती है सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। आगे देखिए जैसा कि लघु बीजाणु जनन के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्ट या फिर चतुष्क कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क। आगे देखिए जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुटित हो जाता है तब लघु बीजाणु क्या होता है, तब देखिए तब लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण को जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं, जब परागकोश स्फुटन होता है तो उस समय परागकण भी क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ परागकणों का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी परिदृश्य परागण, यहाँ पे देखिए ये इसके परागकण हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में आपको दिख रहे हैं सभी क्या है, परागकण है। परागकण के इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी क्या है, परिदृश्य परागण। अब आगे देखिए, आगे हमारा आ गया परागण। तो देखिए परागण क्या होता है, देखिए नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है जो परागण होता है। यदि आप क्या देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि आप गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी अंगुलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। देखिए अगर आप गुड़हल है, गुड़हल का जो आप अगर परागकोश को छुएंगे तो आपका क्या होगा,
फूल लाल है लेकिन उसका जो परागकोश है वो क्या है, पीले रंग का, उसमें आपको पाउडर की तरह दिखेगा। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर डालकर उस पर यह परागण छिड़कें एवं सूक्ष्मदर्शी से देखें तो आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के परागकण विन्यास, आकार, रूप, रंग एवं बनावट में भिन्न दिखते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार गोलीय होते हैं जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसमें सुस्पष्ट रूप से दो परतों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्य चोल कहते हैं जो कि स्पोरोपोलिन से बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम का पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलिन की निम्नीकृत कर सके। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, जहां पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित, यानी वहां पर क्या होता है, स्पोरोपोलिन नहीं होता है। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोपोलिन की उपस्थिति होती है। बाह्य चोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी स्तंभों की पंक्तियां प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, आप क्या करें, चित्र कह रहा है कि 1.4 में आप क्या विचार करेंगे, बाह्य चोल सख्त कठोर होना चाहिए या जनन छिद्र का कि क्या कार्य होना चाहिए। तो ये देखिए, हम चित्र 1.4 को देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा चित्र 1.4 है। तो आप इसे देख कर बताइए क्या कठोर होना चाहिए या फिर कैसे होना चाहिए। आगे देखिए, देखिए परागकण की आंतरिक भित्ति में क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। जो परागकण की आंतरिक भित्ति होती है उसे अंतःचोल कहते हैं। यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। परागकण का जो जीव द्रव्य होता है, परागकण जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है, यानी प्लाज्मा भित्ति से क्या होता है, बना होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका समाहित होती है। कह रहा है चित्र 1.5 के बाद में देखने के लिए, कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार था, एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। आगे देखिए, जनन कोशिकाएं छोटी होती हैं तथा कायिक कोशिकाओं के जीव द्रव्य में तैरती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये है, ये देखिए यहाँ पे है जनन कोशिका, ये जनन कोशिका है। और यहाँ पे देखिए, ये जनन कोशिका है और इसमें जो है ये कायिक कोशिका है। तो जो जनन कोशिका होती है क्या होती है, जीवद्रव्य में तैरती है। आगे देखिए, यह तुर्क आकृति घने जीवद्रव्य और एक केंद्रक वाला होता है। 60% से अधिक आवृत्तबीजी पादपों के परागकण इस दो कोशीय चरण में झड़ते हैं या संग्रहित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले ही 3 चरणीय दो नर युग्मकों को बनाती हैं। अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों के गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दमा, श्वसनीय एवं जैसे सांस फूलने की बीमारी होती है आदि के रूप में विकसित हो जाती है। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाले गाजर घास पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है जो परागकण एलर्जी कारक है, जो परागकण जो एलर्जी के लिए कारण बन रहा है, कारक है ये। आगे देखिए, परागकण पोषण से भरपूर होते हैं। हाल के हाल के वर्षों में आहार संपूरक के रूप में पराग गोलियों जैसे कि टेबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पादक गोलियां एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध हैं। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक यानी जो दौड़ते हैं, धावक अश्व घोड़ों की कार्यक्षमता को वृद्धि कर, यानी जो दौड़ते हैं उनकी क्षमता में वृद्धि करता है। आगे देखिए, देखिए परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीव क्षमता यानी अंकुर क्षमता खोने
से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहां यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। आपके विचार में परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? देखिए, कौन सा परागकण कितने समय तक जीवित रहता है? बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाज जैसे कि धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्द, लगभग कि 30 मिनट में ही खो देता है। यानी इसकी जो जीवन क्षमता होती है गेहूं के परागकण में 30 मिनट की होती है। जबकि गुलाबवत यानी कि रोजेसी, लेग्यूमिनोसी तथा सैलेनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना होगा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य यानी कि शुक्राणुओं का भंडार किया जाता है। बहुत से प्रजाति के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन को -196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित करने का संभव है, मतलब रख सकते हैं। इस प्रकार भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार यानी कि बैंक की भांति पराग भंडार बैंकों के रूप में भी फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जाता है। इस प्रकार से बीज को संरक्षित रखा जाता है बीज भंडार में, इसी प्रकार को पराग को भी संरक्षित किया जा सकता है पराग बैंक में। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हो जाएगा इस टॉपिक का वर्णन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।